ठीक है बेटा, सब बच्चे तवज्जो रखिएगा। हम लोगों ने आज जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है हाइपरबोला चैप्टर 8। वैसे ही आपके पास एक्सरसाइज 8.3 होती है, लेकिन हम जो है वो दोनों के लिहाज से देख लेंगे। 8.3 में भी और 8.4 में भी कुछ बातें इसकी आएंगी। ये हाइपरबोला है और ये हाइपरबोला की डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। इट इज़ लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वेयर एज टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोसाई ऑफ एलिप्स था, लेकिन ये एलिप्स नहीं होगा, फोसाई ऑफ हाइपरबोला। ठीक है बेटा, एलिप्स के भी अंदर हमने कुछ इसी तरीके की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ज़रा बताइए क्या डिफरेंस था एलिप्स की डेफिनेशन में और यहाँ डेफिनेशन में, दोनों में क्या डिफरेंस है? शाबाश, जल्दी से मुझे बताइए एलिप्स में और हाइपरबोला में डिफरेंस क्या है डेफिनेशन में? डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था, ये किसने कहा है भाई? वेरी गुड शहीर आदिल, आपका आंसर सही है जी। सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, वहाँ पर सम ऑफ डिस्टेंसेस था, यहाँ पर आपके सामने डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। वहाँ था सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। इट इज़ द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये आपके सामने हाइपरबोला का कर्व बना रहा हूँ, ये हाइपरबोला का कर्व बना। खिज़र नासिर, आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। खिज़र नासिर, ओके, ये मैं आपके सामने हाइपरबोला का कर्व ड्रॉ किया है। अभी ज़रा सा आप देखिएगा कि ये हाइपरबोला का कर्व आपको क्या चीज़ समझा रहा है। ओके, ये हाइपरबोला का कर्व है, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर एक कर्व नहीं होता, दो फोकस होते हैं, दो कर्व होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह समझें कि जो डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स का, पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो आपके पास जनाब बराबर नहीं है। जो डिस्टेंस आपका पॉइंट से, लोकस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का और पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस बराबर नहीं है। ये तो मालूम है कि वो बराबर नहीं है, क्योंकि पैराबोला के अंदर सिर्फ वो बराबर होता है, अदरवाइज़ एलिप्स में भी वो बराबर नहीं था, और इसमें तो बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो बेटा आपको यहाँ पर डिस्टेंस क्या नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स बड़ा है या पॉइंट से फोकस बड़ा है? मेरा आपसे सवाल है, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस आपको बड़ा नज़र आ रहा है या पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस बड़ा नज़र आ रहा है? यस, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स या पॉइंट से फोकस? शाबाश, पॉइंट से फोकस बड़ा है। यही डेफिनेशन है कि देखो यहाँ पर तुम्हारे पास पॉइंट से फोकस बड़ा है, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स कम है, जबकि एलिप्स में पॉइंट से फोकस कम होता है और पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स ज़्यादा होता है। तो बेटा इधर हमने क्या किया, इधर हमने इस चीज़ को ऐसे समझा है, अब ज़रा देखिए गौर से, कि पॉइंट से फोकस और पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स यानी दो डिस्टेंसेस हो गए। इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट के बराबर है। इसको ऐसे सपोज करो कि अगर एक डिस्टेंस पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स 7 है और पॉइंट टू फोकस
डिस्टेंस जो है ना वो आपके पास यकीनन ज़्यादा होगा और वो होगा तकरीबन कोई 13। तो 13 माइनस 7, या इसको ऐसे कर लो 14 माइनस 7, जो डिस्टेंस आया है वो कांस्टेंट आया है। डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो डिस्टेंस आ रहा है 7। अच्छा, एक और डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। एक डिस्टेंस लेते हैं हम पॉइंट टू फोकस 20 और पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स 14, दोनों को माइनस करते हैं जब भी हमारे पास 7 आ रहा है। ये जो आंसर 7 आ रहा है माइनस करने के बाद, इसका मतलब है कांस्टेंट है। और ये हाइपरबोला की डेफिनेशन है कि भाई इट इज़ द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट it is the locus of the moving point such that the differences of its distances from the two fixed point। अब देखें कौन से टू फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट आपका F1 है और दूसरा फिक्स पॉइंट आपका F2 है, ठीक है। और the differences between the two fixed points always remains constant, whereas two fixed points are called foci of hyperbola। यहाँ पर भी हम उसको फोकस का पॉइंट जो है वो क्या नाम देंगे, फोकस का पॉइंट हम फोसाए बोलेंगे, लेकिन अब के बार वो फोसाए हाइपरबोला का होगा। ठीक है बेटा, क्या आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई? तमाम बच्चे चैट पे इन्फॉर्म करें, शाबाश। क्या ये डेफिनेशन जो बेसिक है वो क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करिए अपने अल्फाज में सारे बच्चे, शाबाश। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, जल्दी से आप तमाम बच्चे जो है अपने अल्फाज में डिफाइन करें। तौर पर अभी जो हमने इसेंट्रिसिटी के बारे में पहले डिस्कस की थी कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है भाई, C अपॉन है, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। और हमने बात की कि C जो है ना वो A और B दोनों से बड़ा है। तो रेक्टेंगल में याद रखना, रेक्टेंगल की एक होती है चौड़ाई और एक होती है लंबाई, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। तो रेक्टेंगल के दो वर्टिसेस होते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो बेटा ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये क्या चीज़ है, लेंथ आपके पास क्या है, ये अब आप कर्सर पर देखेंगे, गौर करेंगे कर्सर पर कि ये कर्सर कहाँ मूव हो रहा है। ये आपकी रेक्टेंगल की लेंथ है और ये आपकी रेक्टेंगल की ब्रेथ है, सही है बेटा। तो ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है, ये जो हमारे पास लेंथ है इसको हम बोलेंगे, जैसे हम नॉर्मली कहते थे कि एक्स एक्सिस वाला मेजर एक्सिस कहते थे, ये वाला माइनर एक्सिस कहते थे। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो आप कह सकते हो कि माइनर एक्सिस पर मौजूद है एलिप्स के मुताबिक, और इसकी जो ब्रेथ है वो कहाँ मौजूद है, मेजर एक्सिस के मुताबिक, एलिप्स के मुताबिक। हालांकि हमारा यहाँ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ बेटा कि आपके सामने ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, ये बेसिकली इसी रेक्टेंगल के दो डायगोनल ड्रॉ किए गए, इसी रेक्टेंगल के दो डायगोनल ड्रॉ किए गए, और इन दोनों डायगोनल्स को कहा जाता है एसिम्प्टोट्स। क्या कहा जाता है, एसिम्प्टोट्स। शाबाश, जहन में रखिएगा, ये जो दो डायगोनल हैं इन्हें क्या कहा जाएगा, एसिम्प्टोट्स। ये लेंथ है आपकी रेक्टेंगल की, ब्रेथ है जो लंबाई है, ये आपके रेक्टेंगल के वर्टेक्स की लंबाई है जो किसके बराबर है, 2a के। याद रखिए, ये आपके रेक्टेंगल के वर्टेक्स की लंबाई है वो किसके बराबर है, 2a के। और ये रेक्टेंगल के आपके जो है लेंथ की यानी लंबाई है आपकी वर्टेक्स की, माइनर वर्टेक्स कह सकते हो, ये 2b के बराबर है। ये भी हम एलिप्स में पढ़कर आ चुके हैं, ये बातें यहाँ पर भी आ रहे हैं। यहाँ पर जो नई बातें हैं वो कौन कौन सी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने रेक्टेंगल से दो डायगोनल पास किए, उन दोनों डायगोनल्स को हम क्या नाम देते हैं, एसिम्प्टोट्स का। तो बेटा ये जो उसकी ब्रेथ है ये वर्टेक्स हो गया 2a के बराबर, और ये माइनर वर्टेक्स हो गया 2b के बराबर। लेकिन हम यहाँ पर क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट बातें अभी तुम्हारे पास आएंगी जो कि तुम्हें समझना है। अब याद रखना, ये जहाँ पर वर्टेक्स कहलाता है
यकीनन हाइपरबोला यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा। देखना हाइपरबोला इस तरह शेप किया जाएगा, यहाँ पर भी हाइपरबोला इस तरीके से शेप किया जाएगा। हाइपरबोला एक तरफ तो नहीं हो सकता, हाइपरबोला दो तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे इसके मेजर वर्टेक्स से। देखो ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स है a,0 मेजर वर्टेक्स है, और ये माइनर वर्टेक्स है तो इसको हम क्या नाम देंगे 0,b। अगर ये a,0 है तो इस तरफ वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा -a,0, और अगर ये 0,b है तो इस तरफ वाला इसका क्या हो जाएगा 0,-b। तो ये वाला मेजर वर्टेक्स या वर्टेक्स का नाम दे सकते हो, और ये वाला आप जो कह सकते हो माइनर वर्टेक्स का नाम दे सकते हो, जो अब तक एलिप्स हमने पढ़ा है। लेकिन हाइपरबोला में इसको मेजर वर्टेक्स और माइनर वर्टेक्स नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं वो भी आपके सामने आएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने एसिम्प्टोट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। एसिम्प्टोट एक लाइन है। एसिम्प्टोट अगर एक लाइन है तो बेटा मुझे बताइए ये एसिम्प्टोट जो है ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, मेरा सवाल है आपसे। तो बेटा इसकी इक्वेशन कैसे होगी मैं आपके सामने थोड़ा सा करके बता रहा हूँ, आप थोड़ी सी बातें डिस्कस करिएगा। एसिम्प्टोट्स ओरिजिन से पास हो रहा है, एक ऐसी लाइन जो y इंटरसेप्ट से पास होती है वो बराबर होती है y = mx + c। ठीक है, आप तमाम बच्चे इस इक्वेशन के बारे में जानते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है ज़रा जल्दी से बताइएगा। ये इक्वेशन लाइन को निकालने की कौन सी टाइप की इक्वेशन है, जल्दी से शाबाश। ये लाइन की कौन सी इक्वेशन कंसीडर की जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। शाबाश, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। यहाँ पर स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है, शाबाश सारे बच्चे सुन लीजिए, ये जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि अगर यही एसिम्प्टोट की लाइन ओरिजिन से पास होके जा रही हो तो बेटा क्या इसमें इंटरसेप्ट होगा, तो इसमें इंटरसेप्ट नहीं होगा, इसमें y इंटरसेप्ट नहीं होगा क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर ये y एक्सिस से पास होता तो फिर हम ये बात कह सकते थे कि वो y इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट से पास हो रहा था। लेकिन y = mx जो है वो बेटा आपका स्लोप इंटरसेप्ट कहलाएगा, यानी कि y = mx, ओनली mx। ठीक है, अब इसका mx है क्या, ज़रा गौर से सुनिएगा, इसका स्लोप है क्या, ज़रा गौर सुनिएगा। स्लोप का फॉर्मूला यहाँ क्या कंसीडर करेंगे हम, स्लोप का फॉर्मूला करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो टेंजेंट जिस तरह tan थीटा बराबर होता है तो tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, बहुत ध्यान से, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा जिसकी लेंथ b है, और ये आपका बेस कहलाएगा जिसकी लेंथ a है। ये मेजर माइनर वर्टेक्स है तो माइनर वर्टेक्स की लेंथ क्या है b, और ये मेजर वर्टेक्स क्या कहलाएगा a। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर हो गया, b/a। तो इस एसिम्प्टोट की इक्वेशन किसके बराबर हो गई, b/ax के बराबर। तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन हमने सबसे पहले निकाली कि एसिम्प्टोट जो है बेटा वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो पहली बात तो ये कि उसका जो इंटरसेप्ट है वो नहीं होगा, तो y = mx आपकी इक्वेशन होगी। और स्लोप जनाब किसके बराबर है, स्लोप बराबर होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू b के बराबर है और बेस की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, बेस की वैल्यू आपके पास a के बराबर है। तो वह एसिम्प्टोट की इक्वेशन किसके बराबर हो गई, b/ax के बराबर हो गई। यहाँ तक की बात तमाम बच्चों के क्लियर है कि एसिम्प्टोट की इक्वेशन मैंने कैसे निकाली है, जल्दी से चैट में बताइए। कौन है, 3 बजे है, 3 बजे उनको थोड़ा लंबा ले लो सर, उमर जब की क्लास नहीं होगी, लंबा ले लो, मतलब उन्हें कहो कि आप 40 मिनट की क्लास लें। फर्स्ट ईयर वालों को फिर वेट कराओ, उन्हें कहो कि कितने बजे क्लास शुरू, पहले मैसेज करो। थोड़ा सा लंबा लेना, ज़्यादा नहीं बेटा। हाँ बेटा अब मुझे बताइए, शाबाश। 10 वाला पार्ट दोबारा समझाया था, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो स्लोप, आपका स्लोप किसके बराबर होता है, मेरा सवाल है, आपका स्लोप बराबर होता है m = tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर आपका क्या है, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम इस तरह क्लियर कर दूँ तो आपके लिए आसानी रहेगी।
जी ये आपका ओरिजिन है, लेट सपोज ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ओरिजिन जा रहा है। और कहाँ तक जा रहा है ये ओरिजिन? ये पूरा ओरिजिन है, ठीक है बेटा। इसी तरह ये आपका ओरिजिन पास हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है आपके पास जनाब, ये वाली लेंथ बी के बराबर है परपेंडिकुलर, और ये वाली लेंथ बेस के बराबर है यानी ए के बराबर। तो आपका एसिम्पटोट किसके बराबर हो गया? बी अपॉन ए के। आपका एसिम्पटोट किसके बराबर हो गया? बी अपॉन ए। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है कि अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपने एक लेंथ कहा है, एक ब्रेथ कहा है, यानी जो ब्रेथ है वो 2a के बराबर है और जो लेंथ है वो 2b के बराबर है, सही है बेटा। तो एसिम्पटोट की इक्वेशन अगर इस लाइन की, गौर से सुनिए, एसिम्पटोट की अगर इक्वेशन इस लाइन की y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स के बराबर है, तो बेटा दूसरी तरफ हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस बी ए अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू माइनस बी ए अपॉन एक्स, ठीक है बेटा। ज़रा गौर से सुनिएगा दोबारा से कि हमारी एसिम्पटोट की जो एक इक्वेशन है, एसिम्पटोट की जो एक इक्वेशन है, खिज़र बिन नासिर आप क्लास कंडक्ट करें और अगर जो बातें आपकी रह जाएं वो यूट्यूब में इसकी वीडियो डालूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स के बराबर है, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स के बराबर है और एक माइनस बी अपॉन एक्स के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा ज़रा देखना बेटा, ये जो मेजर वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स, ये जो आपका मेन वर्टेक्स है, यहाँ से मैं कर्व ड्रॉ करूँगा, ऐसे कर्व ड्रॉ करूँगा, ज़रा कर्सर पर गौर करना कि वो कर्व इस लाइन से टकराएगा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक टेंजेंट होगा, ठीक है। इसी तरह ये कर्व यहाँ से भी ड्रॉ होगा और ये कर्व इस तरीके से ड्रॉ होगा कि बेटा ये लाइन से टकराएगा नहीं लेकिन ये कर्व जो होगा ये टेंजेंट होगा इस एसिम्पटोट पर, ठीक है। तो मैंने आपके सामने अब यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर दिया है। अच्छा ये कर्व थोड़ा सा और इस तरह होता है कि वो टेंजेंट नज़र आए, लेकिन ये एक कर्व ड्रॉ कर दिया आपके सामने जो कि एसिम्पटोट के बिल्कुल टेंजेंट है, ठीक है। ये कर्व यकीनन यहाँ एक वर्टेक्स है तो दूसरी तरफ दूसरा वर्टेक्स है, तो यहाँ पर भी यकीनन आपके पास एक कर्व होगा, तो दूसरी तरफ भी आपका कर्व ड्रॉ हो गया जो रेक्टेंगल के मेन वर्टेक्स से ड्रॉ हुआ। तो ये हाइपरबोला है आपके पास, आप देखें ये हाइपरबोला का कर्व है आपके पास। अच्छा जिस तरफ हाइपरबोला का कर्व, अब जो अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ इसको याद दहानी रखनी है आप सब ने, ये जो हाइपरबोला का कर्व जिस जगह पर ओपन है ये एक्स एक्सिस है, हम लोग एलिप्स में इसको कहते थे मेजर एक्सिस, लेकिन जिस जगह पर हाइपरबोला का कर्व ओपन होगा इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस कहेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। जिस जगह पर हाइपरबोला का कर्व होगा वो जगह कौन सी जगह कहलाएगी? ट्रांसवर्स एक्सिस। और जिस जगह पर हाइपरबोला का कर्व नहीं होगा वो जगह क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब कि आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है और आपका ट्रांसवर्स एक्सिस कभी वाई एक्सिस की तरफ भी हो सकता है। तो अभी जो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा मौजूद है वो कहाँ मौजूद है? एक्स एक्सिस की तरफ। जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ होता है तो बेटा मेरी याद दहानी के लिए ये बात याद रखिएगा कि आपका मेजर वर्टेक्स, अच्छा एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ी सी अजीब है, इसको अभी रहने दीजिएगा, इसको छोड़ें अभी। ट्रांसवर्स एक्सिस तक की बात तमाम बच्चों की क्लियर हो गई? ट्रांसवर्स एक्सिस तक कि आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपका ये जो कर्व है ये कॉन्जुगेट एक्सिस की तरफ बन जाता, मतलब आपका रेक्टेंगल ऐसे ही है। देखो याद रखना, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ बनेगा तो हमारा रेक्टेंगल भी चेंज हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल भी चेंज हो जाएगा, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ अभी रेक्टेंगल चेंज नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आपका जो कर्व है वो कॉन्जुगेट एक्सिस पर ड्रॉ हो जाए, वो कॉन्जुगेट एक्सिस पर ड्रॉ हो जाए, तो बेटा ऐसे केस में याद रखना, ऐसे केस में हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस का कर्व, हमारा जो हाइपरबोला का कर्व है,
हाइपरबोला का कर्व जो है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ से ओपन हो रहा है और यहां पर रेक्टेंगल की लेंथ से ओपन हो रहा था। तो अगर कॉन्जुगेट एक्सिस से हमारा अगर कर्व ओपन होगा तो ये जो कर्व ओपन हुआ है ये रेक्टेंगल की चौड़ाई से ओपन हो रहा है, जबकि रेक्टेंगल की लंबाई से ओपन होने वाला कर्व हमने अभी ट्रांसफर एक्सिस के जरिए ओपन किया। लेकिन अगर कर्व कॉन्जुगेट एक्सिस वाला बन जाए तो जहन में रहे कि जो कॉन्जुगेट एक्सिस वाला मैंने बनाया है ये उस वक्त होगा जब हमारा ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस ही कहलाएगा। अच्छा, ऐसी कंडीशन में पहले ज़रा इतनी बात समझो कि आपका मेजर वर्टेक्स किसके बराबर होगा, a,0। बेटा आपका मेजर वर्टेक्स दूसरी तरफ रेक्टेंगल के किसके बराबर हो जाएगा, -a,0। आपका जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा यानी ट्रांसफर एक्सिस a,0 -a,0, कॉन्जुगेट एक्सिस 0,b और 0,-b के बराबर होगा। ये भी एलिप्स के हद तक काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपका लेंथ ऑफ फोसाई 2c के बराबर है। ट्रांसफर एक्सिस बेटा जहाँ पर हाइपरबोला का कर्व ओपन होता है उसे हम ट्रांसफर एक्सिस कहते हैं और जहाँ पर ओपन नहीं होता उसे हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। लेकिन अगर कॉन्जुगेट एक्सिस पर कर्व खुल जाए इसी रेक्टेंगल पर, देखो इसी रेक्टेंगल पर, तो याद रखना कि ऐसे कर्व में हमारे पास जो है वो आपका रेक्टेंगल चेंज नहीं होता। ये रेक्टेंगल चेंज नहीं होता तो ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस आपस में एक्सचेंज नहीं होते, ये वही रहते हैं, ठीक है। तो इनके वर्टेक्स के नाम सुन लो पहले, a,0 -a,0, 0,b 0,-b। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं। डायरेक्ट्रिक्स बनता था कर्व के पीछे, यहाँ पर भी डायरेक्ट्रिक्स जो है बेटा वो कर्व के पीछे बनेगा, लेकिन जो कर्व होगा यकीनन वो हमारे पास यहाँ पर जो कर्व है वो यकीनन डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कर्व के पीछे होगा। तो एक डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हमारी ये ड्रॉ हो सकती है और एक डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हमारे पास ये ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ किसके बराबर होती है, डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ बराबर होती है बेटा आपके पास 2a/e। 2a/e डायरेक्ट्रिक्स वहां पर a/e के बराबर था, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन 2a/e के बराबर, यहाँ पर भी वही डायरेक्ट्रिक्स है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ लेटस रेक्टम की तो बेटा फोकस से पास होगा लेटस रेक्टम। तो बेटा पहले तो हम फोकस का पॉइंट बनाएंगे c,0 और एक और पॉइंट बनाया c,0, यहाँ पर ये पॉइंट गलत ड्रॉ हो गया, ये एक c,0 है तो दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा कहलाएगा बेटा, ये -c,0 ये वाला पॉइंट होगा। ये c,0 है तो ये कौन सा कहलाएगा, -c,0, ठीक है बेटा। ये दोनों फोकस के पॉइंट हो गए, ये आपका f1 f2 कहलाएगा। जब फोकस से लाइन ड्रॉ होती है तो बेटा हमेशा याद रखें फोकस से लाइन ड्रॉ होने वाली लाइन लेटस रेक्टम की कहलाती है। किसकी कहलाती है, लेटस रेक्टम की लाइन कहलाती है, ठीक है। फोकस से पास होने वाली लाइन कौन सी कहलाएगी, लेटस रेक्टम। यहाँ पर कितने लेटस रेक्टम होंगे, जिस तरह एलिप्स में भी 2 लेटस रेक्टम थे, यहाँ पर भी कितने लेटस रेक्टम होंगे, 2 लेटस रेक्टम होंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा अभी जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई है इसमें ट्रांसफर एक्सिस कहाँ मौजूद है, एक्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अच्छा, और आपका लेंथ ऑफ मेजर वर्टेक्स जिसे हम ट्रांसफर एक्सिस कहेंगे। अब मेजर वर्टेक्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांसफर एक्सिस। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका जो मेजर वर्टेक्स होगा वो जनाब क्या कहलाएगा, ट्रांसफर एक्सिस। तो ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ किसके बराबर है, 2a के, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ किसके बराबर है, कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी लेंथ बराबर होगी 2b के। लेंथ ऑफ फोसाई किसके बराबर होगा, 2c के। लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर होगा, 2a/e के। लेटस रेक्टम आपके पास मौजूद है। तो बेटा ऐसी इक्वेशन का जो बेटा आपकी ऐसी इक्वेशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको कॉन्जुगेट एक्सिस समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ज़रा कॉन्जुगेट एक्सिस को क्लियर करिएगा। ये आपके सामने मैंने एक रफ वर्क मेंटेन किया है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए किया है। ज़रा कॉन्जुगेट एक्सिस को क्लियर करिएगा। लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 4x² - 9y²।
हमारा एलिप्स ट्रांसफर एक्सेस एक्स एक्सेस पर है, लेकिन अगर वो कॉन्जुगेट एक्सेस पर बन जाए तो कॉन्जुगेट क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। 9y² पॉजिटिव हो जाएगा, 4x² नेगेटिव हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट एक्सेस की एग्जांपल है कि अगर हम किसी भी एक्स एक्सेस पर बनने वाली चीज़ की बात करें तो वो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस कब हो जाएगा, जब वो उसका कॉन्जुगेट एक्सेस हो जाएगा। अब सपोज कर लो कि मेरे पास एक 4x² माइनस 9y² से, ये मैं ट्रांसफर एक्सेस से एसिम्पटोट कैसे निकालूं, तो एसिम्पटोट निकालने के लिए मुझे इक्वल टू 0 के बराबर प्रूफ करना होगा। इक्वल टू 0 ले जाऊंगा और माइनस का 9y² वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 9y², और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाए। ये y को अलग क्यों किया, क्योंकि मैं डेफिनेशन जानता हूँ y इज इक्वल टू mx के बराबर होता है, तो मैंने y को सेपरेट कर दिया और रूट अप्लाई कर दिया। ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन बराबर हो गई। एसिम्पटोट्स की इक्वेशन से बताइए ये 2 किसके बराबर हो रहा है, b के, यानी हमारी b की वैल्यू क्या हो गई 2 और हमारी a की वैल्यू क्या हो गई 3। तो अगर हमें a और b पता चल जाए तो बेटा हम इस थ्योरम के जरिए c भी निकाल सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि अगर हमें इक्वेशन गिवन हो, तो कैसे हम एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और एसिम्पटोट्स की इक्वेशन की मदद से हम कैसे a, b और c तक का सफ़र तय कर सकते हैं। ये हमारे पास लेंथ 2a, 2c, 2b ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ आ गई है। अब थोड़ी सी बात मैं करूँगा पैराबोला की इक्वेशन की, क्योंकि टाइम कम है। हाइपरबोला की इक्वेशन की, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है। अच्छा, थोड़ा सा आप सारे जो है पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से, शाबाश। इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में तुम लोगों ने खुद बनाना है, शाबाश। 1 मिनट का वक्त रह गया है। ये आपके सामने जो है बेटा, ये है आपके पास है हाइपरबोला की इक्वेशन। ये इलिप्स की तरह ही है, x² प्लस y/b² की जगह माइनस आ रहा है। पूरी डेरिवेशन इलिप्स वाली है जब ये माइनस है। अगर कॉन्जुगेट एक्सेस पर होगा अगर हमारा, तो बेटा y² माइनस x² इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ये है तुम्हारा असल मकसद, इसको जहन में रहना है तुम लोगों ने। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा अपनी बात को कि भाई हमारा ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस के लिए क्या डिफरेंस हम रखते हैं, और कल हम इसका एक सवाल करेंगे। आप इतनी बात यकीनन समझ चुके होंगे, जल्दी से चैट पे लिख दें, तमाम बच्चों के क्लियर है, शाबाश।